Dear students, today we are going to discuss the last topic of lesson number 8 and the topic is drugs and alcohol abuse. Drugs and alcohol ये ऐसे नाम हैं जो आपने फर्स्ट टाइम नहीं सुने होंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है। आपने सुना होगा कि कई पर्सन है जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है एग्जैक्टली और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये जो है इसको अब्यूज़ क्यों मानते हैं। अब्यूज़ मतलब कि इसको गलत क्यों मानते हैं। अगर हम ध्यान दें वैसे तो ड्रग्स और अल्कोहल ये हर उम्र के व्यक्ति लेते हैं, बट ज़्यादातर जो यूथ है मतलब जो यंग लोग हैं, ख़ास तौर से जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, उनमें ये एडिक्शन ज़्यादा पाया जाता है और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने फ्रेंड सर्कल को देख के उन्हें कॉपी करने का मन करता है फैशन में आकर, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है इस एज में हम जो बाहरी चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हम मूवीज़ में या अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उन्हें हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए भी करके देखते हैं, बट इसके जो है कुछ भी यूज़फुल इफ़ेक्ट ना होकर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम यूथ को स्पेशली इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ड्रग्स कॉमनली अब्यूज़ किए जाते हैं वो हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, जिसको हम कोकेन भी कहते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से लिए जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिन्हें हम फंजाई से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपियोइड्स के बारे में। Opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, मतलब कि पेट और इंटेस्टाइन के आसपास का जो एरिया है, उस पे कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर्स के साथ ओपियोइड्स ड्रग बाइंड कर जाते हैं। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ हेरोइन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में स्मैक भी बोल देते हैं। अगर आप इसको केमिकली देखो तो केमिकली ये डाई एसेटाइल मॉर्फाइन है, जो कि आपको नीचे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैम क्या ये डायग्राम हमें अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन करना है, तो नो, आपको ये डायग्राम करना नहीं है। ये सिर्फ एक समझाने के लिए उन्होंने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके आपको बताया हुआ है। तो डाई एसेटाइल मॉर्फिन जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मीन्स देखने में ऐसा लगेगा जैसे नमक है, बट कलर वाइट है। ऑर्डरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं है, लेकिन टेस्ट इसका जो है कड़वा होता है। और जो मॉर्फिन है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। उस पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, लेटेक्स क्या होता है, उसमें से एक लिक्विड निकलता है रबड़ जैसा, उसे हम बोलते हैं लेटेक्स। तो उस लेटेक्स से मॉर्फिन कलेक्ट किया जाता है, फिर उस मॉर्फिन को लैब में एसिटाइलेट किया जाता है। एसिटाइलेट करने का मतलब है कि मॉर्फिन के साथ एसिटाइल ग्रुप जोड़ा जाता है और उसके बाद जो है स्मैक बनता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी मैं आपको प्लांट्स यहाँ बताऊंगी जिनसे हम ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको उन प्लांट्स के बायोलॉजिकल नेम्स और कौन से प्लांट से हम कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपका आया पॉपी प्लांट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पेपावर सोमनीफेरम। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम विच प्लांट स्मैक इज एक्सट्रैक्टेड, या व्हाट इज मॉर्फिन, व्हाई इट इज एसाइलेटेड। तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक सब्सटेंस है जो हमें पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से मिलता है, और उसी की जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो उससे हम स्मैक नाम का ड्रग बना सकते हैं। और इसको जनरली लिया कैसे जाता है, इट इज़ जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। अब क्वेश्चन आता है स्नॉटिंग क्या है। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो ड्रग्स लेने के लिए ड्रग्स का थोड़ा सा अमाउंट किसी टेबल पर या अपनी कलाई के ऊपर डाल लेते हैं पाउडर की तरह, और फिर उसके बाद उसको एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस के द्वारा खींचते हैं। तो उससे हम बोलते हैं स्नोटिंग, कि मतलब सांस के द्वारा खींचकर जब ड्रग्स को लिया जाता है। या इंजेक्शन के थ्रू भी इस ड्रग को डायरेक्टली ही जो हमारी वेन्स में डाल दिया जाता है। हेरोइन जो है दैट इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। क्या होता है, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके माइंड में मल्टीपल थॉट्स चल रही होती हैं, वो चाहता है कि मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाए, मतलब मैं शांत हो जाऊं,
तो अपने आप को शांत करने के लिए वो इस ड्रग को लेता है, तो इससे थोड़ी देर उसका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जो यंगस्टर्स हैं या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो ड्रग्स है वो उनको रिलीफ दे रहे हैं, किसी भी तरह की टेंशन से वो अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं। हाँ, इनसे आप फ्री कर सकते हो, बट ये एक नेगेटिव तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को उसकी आदत डाल रहे हो और धीरे धीरे वो आदत ऐसी पड़ जाती है कि फिर उससे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देते हैं और उसके कारण जिस बात की वजह से हम परेशान होते हैं हम थोड़ी देर के लिए वो बात भूल जाते हैं और इसलिए हमें थोड़ी सी शांति लगती है। बट हम उस चीज़ को ये सोच जाते हैं कि ये ड्रग्स की वजह से हम उस टेंशन से जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो टेंशन ख़त्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं सिर्फ टेम्परेरीली आपको रिलीफ दिलाता है। उसके बाद सेकंड जो आता है आपका वो है कैनाबिनॉइड। सबसे पहले जो ड्रग्स थे दीज वर ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का नाम वहीं से है क्योंकि ओपियम पॉपी प्लांट है। ऐसी नेक्स्ट आता है आपका कैनाबिनॉइड्स। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये भी केमिकल्स का एक ग्रुप है। इनके जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ड्रग का रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है। तो पहले जो हमने पढ़े थे ओपियोइड्स, उनके रिसेप्टर मौजूद थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। कैनाबिनॉइड्स जो है इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और इनको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट कैनाबिस साइवा से। उसे ऑब्टेन कर रहे थे पेपावर सोमनीफेरम से, इसे ऑब्टेन कर रहे हैं कैनाबिस साइवा से। इसके अलावा जो कैनाबिस प्लांट के वैसे तो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स जो उसका फ्लावर का गुच्छा होता है वहां से लिया जाता है। इसके अलावा फ्लावर के जो टॉप्स हैं, लीव्स हैं या रेजिन जो उसमें निकलता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इसके साथ कुछ और चीजें मिलाकर मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये 4 तरह के ड्रग्स बनाए जाते हैं। मतलब बेस सब में कैनाबिनॉइड्स ही रहेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग अलग चीजें और ऐड करके हम इससे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बना सकते हैं। इनको लेने के लिए भी जनरली इनहेल किया जाता है सांस के द्वारा या ओरल इंजेक्शन, ये जैसे दवाई खाते हैं ऐसे मुंह में डाल के भी लिया जा सकता है। और ये हमारी बॉडी का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि हमारी बॉडी का जो हार्ट है उस पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और कैनाबिस साइवा प्लांट की लीव्स कैसे दिखती हैं वो दिखाया हुआ है। ऊपर आप देख सकते थे कि ओपियम पॉपी प्लांट का डायग्राम दिखाया हुआ था और मॉर्फिन का स्ट्रक्चर था। इसी तरह से यहाँ पर कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है और कैनाबिस साइवा की लीव्स दिखाई हुई हैं। इसके बाद जो थर्ड कॉमन ड्रग आते हैं वो है कोका एल्कलॉइड या जिसको लोकल लैंग्वेज में कोकेन बोलते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोका प्लांट से जिसका बायोलॉजिकल नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका। अगेन तीनों के मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा ओपियोइड्स, उसको हम कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेपावर सोमेनिफेरम। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा कैनाबिनॉइड्स, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैनाबिस साइवा से। और तीसरे नंबर पे आता है कोका एल्कलॉइड या कोकेन, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये प्लांट जनरली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामाइन, ये उसके साथ इंटरफेयर करता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग को इंटरफेयर करता है, खराब कर देता है। कोकेन को हम जनरली कोक या क्रैक भी बोलते हैं। इससे भी स्नॉटिंग के द्वारा, मतलब कि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में नाक के द्वारा खींच के लिया जाता है और ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जो हमने ओपियोइड्स पढ़ा था, दे एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कैनाबिनॉइड्स एक्ट ऑन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये हमारे अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड इट प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। अब यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी का क्या मतलब होता है कि इसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि एक तो यूफोरिया मीन्स उसके आसपास सब कुछ झूमने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, वो कोई भी काम इजीली कर सकता है। बट अगर कोई कोकेन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसको हेलुसिनेशन मीन्स दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति झूमने लग जाता है, वो है एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। दतूरा आपने सुना भी होगा, होली के दिनों में भी काफ़ी इसका नेम आता है। और आजकल जो कैनाबिनॉइड्स हैं उसको स्पोर्ट्स पर्सन भी मिसयूज़ कर रहे हैं। क्या होता है, जनरली जैसे ओलंपिक्स वगैरह में आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग या बॉक्सिंग वगैरह का कॉन्टेस्ट होता है, तो वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, जनरली जो व्यक्ति
थोड़ा ताकतवर है, वो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें हैवी वेट उठाना है। अब हैवी वेट के लिए पतला पर्सन या जो कम ताकत वाला पर्सन है वो तो कर नहीं सकता। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू ये ड्रग्स ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है और वो जल्दी से गेम जीत सकते हैं। बट ऐसा हुआ था काफ़ी साल पहले भी, और लास्ट ईयर के ओलंपिक्स में भी हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो हार गए थे। तो अब सरकार ने क्या कर दिया है, जब भी कोई टेस्ट होता है उससे पहले एक टेस्ट किया जाता है विच इज़ नोन एज डोपिंग टेस्ट। तो वो डोपिंग टेस्ट यही होता है, उसमें केमिकली जो प्लेयर्स हैं उनका ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड को लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि उसमें ड्रग्स तो नहीं है। अगर उनके ब्लड में ड्रग्स अवेलेबल है तो इसका मतलब उन्होंने कॉन्टेस्ट जीतने के लिए ड्रग्स लिए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे ड्रग्स भी होते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फीटामीन्स, बेंजोडाइजापीन्स, इनको भी एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा जब आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है ड्रग्स एंड मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन को भी कहीं ना कहीं ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन, इंसोम्निया और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनको ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन के रूप में ड्रग्स दिए जाते हैं। बट वो चीज़ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और वो एक सर्टेन अमाउंट में देंगे, लेकिन जब हम उस चीज़ को हद से ज़्यादा लेने लग जाते हैं तो वो एक मेडिसिन ना रह के ड्रग बन जाती है। मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिडेटिव और पेन किलर है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, उसके दिमाग में कोई टेंशन है, तो उसको रिलीव करने के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है, या दर्द कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है अगर किसी की सर्जरी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड्स हैं, उन्हें भी काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन के रूप में या रिलीजियस सेरेमनी के रूप में। लेकिन जब कोई व्यक्ति इनको मेडिसिन की बजाय मेडिसिन से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लग जाता है तो हम कहते हैं कि इसका ड्रग अब्यूज़ हो गया। मतलब अगर तो उसको एक लिमिट में यूज़ किया जा रहा है, जितना अमाउंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तब तो वो एक मेडिसिन है। बट अगर कोई उसको हद से ज़्यादा अमाउंट में लेगा, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लेगा, और उससे उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो उस टाइम वो एक ड्रग अब्यूज़ बन जाता है। अब ड्रग्स के अलावा आपने स्मोकिंग का भी नाम सुना होगा। स्मोकिंग में मेनली टोबैको यूज़ किया जाता है, जो ये सिगरेट्स वगैरह होती हैं या जो बीड़ी होती है, इनमें टोबैको को यूज़ किया जाता है। वैसे तो पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स जो है 400 से भी ज़्यादा साल से टोबैको को यूज़ कर रहे हैं। इसको स्मोकिंग के रूप में भी ले सकते हैं, चबाया भी जा सकता है, या यूज एज स्नफ, मतलब वही सांस लेने के द्वारा भी लिया जा सकता है। बट टोबैको के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इंक्लूडिंग निकोटिन, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं कि वो एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन, दो हॉर्मोन्स बनाएंगे हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। उनकी वजह से हमारा बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि जो एड्रेनलिन है उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नॉर्मली जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया या हम घबरा जाते हैं, उस टाइप की कंडीशन में हमारी बॉडी में हार्मोन बनता है। बट जो निकोटिन है वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन के ही एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन हमारी ब्लड में बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसको लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, मतलब उसके जो लंग्स में ब्रोंकियोज है उनमें स्वेलिंग हो सकती है। एम्फाइसीमा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कॉर्नरी हार्ट डिजीज या गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब पेट में छाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा टोबैको को च्यू करने से, चबाने से ओरल कैविटी यानी कि माउथ का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके ब्लड में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने की वजह से उसको घुटन होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। और आप जनरली देखते हो कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग भी दी होती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग इसको लेते हैं, चाहे आप उसको फैशन समझ लो, चाहे आप उसको लत समझ लो। मीन्स इसका खतरा जानते हुए भी लोग इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि स्मोकिंग में जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ साथ जो उसके आसपास बैठे हुए व्यक्ति है जिनके पास उसका धुआं जा रहा है, वो भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अगर कोई पर्सन एडिक्ट है और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे आजकल आपने देखा होगा टीवी पे भी निकोटेक्स नाम का एक च्युइंगम सी दिखाते हैं जिससे कि इससे बचा जा सकता है। तो मतलब इस तरीके से डॉक्टर्स की हेल्प से भी लोग अपनी इस लत को छुड़वा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडोलिसेंट्स एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, कि जो एडोलिसेंट्स हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा क्यों है। एडोलिसेंस का पीरियड आप समझते हो, जो आपका पीरियड है जिसमें ना आप पूरी तरह से बच्चों में हो ना ही आप पूरी तरह से बड़े लोगों में हो। जनरली जो टीन एज है 12 से 18 साल की, जो चाइल्डहुड अडल्टहुड के बीच का टाइम है, उसको हम एडोलिसेंस मानते हैं। तो एडोलिसेंस में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम उनके साथ कोप अप नहीं कर पाते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते, या हम किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को पसंद करते हैं, वो किसी और को पसंद करता है, या हम अपने करियर को लेकर टेंशन में होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कई बार उन फिजिकल और मेंटल चेंजेस के साथ हम कोप अप नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते और हम टेंशन में रहने लगते हैं। और उस टाइम हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड ले रहा होता है और वो हमें कहता है कि हाँ ये ले लो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो हमें लगता है कि जब उसको रिलीफ मिल रहा है तो हमें भी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों, जब आप एडोलिसेंट एज में होते हो तो आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, वो अच्छा लगता है। तो आप उनकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो जनरली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो एडोलिसेंट बच्चे हैं वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी, कि इस एज में हर चीज़ को देख के क्यूरियोसिटी होती है, मतलब जागरूकता होती है कि ये क्यों हो रहा है, जानने की इच्छा होती है। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करें, कुछ हट कर करें। एक्सपेरिमेंटेशन, हम कुछ नया करके एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, क्या होगा जब कोई अल्कोहल या ड्रग लेगा उसको मजा आएगा, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि वाह भाई इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो उन टेम्परेरी बेनिफिट्स को हम मेन चीज़ मान के हम उसी की तरफ लग जाते हैं। और बाद में उस टाइम तो पता नहीं लगता, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, एक तो क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन में, हालांकि उनका कंपैरिजन करना गलत नहीं है, हर पेरेंट की उम्मीद होती है कि उसका बच्चा करे तो मेरा बच्चा भी करे। बट जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, कि हमारे माँ बाप हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो स्ट्रेस की वजह से उनके माइंड में परेशानी रहने लग जाती है। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं मैं पेपर में अच्छे नंबर ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, मैं पेपर पास कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। और उस वजह से भी वो अल्कोहल और ड्रग्स के शिकार हो जाती है। इसके अलावा कई बार इसको फैशन समझा जाता है कि हाँ ये तो कूल है, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। या कई बार हम जो टीवी, मूवीज़, न्यूज़पेपर देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि मैंने आपको बताया इस एज में ऑपोजिट सेक्स की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है। तो मान लो कोई भी मॉडल है, कोई भी हीरो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो आपका मन करेगा हाँ जब ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एडोलिसेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और जनरली ये भी होता है कि पीयर प्रेशर मैंने आपको बताया कि हम अपने फ्रेंड्स को देखकर भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, कि जब हम किसी चीज़ को लगातार लेते जाते हैं तो हम उसकी तरफ एडिक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि हमें इसमें बेनिफिट लगेगा तो हम बार बार उस चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे और उसकी वजह से हम उसकी तरफ एडिक्ट हो जाएंगे, मतलब हमें लत लग जाएगी। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल। कि मतलब जब हम ड्रग्स एंड अल्कोहल को लेने लगते हैं तो हमें टेम्परेरली ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए, मतलब हमें सारी चीज़ ठीक लगने लग जाती है, हम मस्त रहने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे माइंड में कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो उसको तब भी लेना शुरू कर देते हैं जब उनको ज़रूरत ना हो, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब अपने हाथों से अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं। अगर हम ड्रग्स को स्टार्टिंग में लेते हैं तो थोड़ी सी मात्रा में ही ड्रग हमारी बॉडी पे अफेक्ट करेगा, लेकिन जब आप उस चीज़ को लगातार लेते जाओगे तो आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपको थोड़ी सी मात्रा से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये लगेगा मुझे और ज़्यादा लेनी चाहिए। तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो थोड़ी मात्रा पे रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं। जब आप ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स या अल्कोहल लोगे
तभी होगा। तो शुरू में हो सकता है किसी ने जब लेना स्टार्ट किया हो तो बिल्कुल हल्की सी माइन्यूट सी क्वांटिटी ली हो, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है वो क्वांटिटी बढ़ती जाए और धीरे धीरे वो पर्सन जो है वो एडिक्शन की तरफ जाने लग जाता है और वो एक ऐसे विशियस सर्कल आप कह सकते हो दलदल में फंस जाता है कि वो अपने आप को चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर उसको टाइम से गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं मिलती तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से एडिक्ट होकर अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। इसके बाद एक आता है विड्रॉल सिंड्रोम, डिपेंडेंस इन द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued। क्या होगा, अब मान लो कोई पर्सन है, उसको ड्रग्स या अल्कोहल के एडिक्शन है और वो लगातार 6-7 महीने से उनको कंज्यूम कर रहा है और सडनली 6-7 महीने के बाद आप उसको कहो कि तुझे तो लेना ही नहीं, एक बूंद भी नहीं लेना, मीन्स आपने उसकी जो आदत थी उसको एब्रप्टली एकदम से छुड़वा दिया, तो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाता है कि मतलब अगर वो एकदम से उस चीज़ को छोड़ देगा तो उसका शरीर जो है वो उसका साथ नहीं देगा, उसके अंदर अनप्लेजेंट सी चीज़ें आने लग जाएंगी। विड्रॉल सिंड्रोम मतलब कि उसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसा वो बीमार है, उसकी सांस फूलने लग जाएगी, वो हड़बड़ाएगा, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, रोएगा चिल्लाएगा। तो वो क्या है कि मतलब लगातार जब आप किसी चीज़ को लेते रहते हो तो आपके शरीर को उसकी आदत हो गई है और उस आदत को आप सडनली एक झटके में छुड़वा नहीं सकते। तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर एंजाइटी, मतलब वो परेशान हो जाएगा, शेकीनेस, उसका शरीर हिलेगा, नोजिया एंड स्वेटिंग, उसको चक्कर आएंगे, पसीना आएगा और ये सारी चीज़ें तभी खत्म होंगी अगर आप उसको दोबारा ड्रग्स या अल्कोहल दोगे। और कई बार ये विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि अगर आप उसको एकदम से ड्रग्स या अल्कोहल अवेलेबल नहीं करवाओ तो जो व्यक्ति है वो अपनी जान भी ले सकता है, सुसाइड भी कर सकता है या उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है। तो डिपेंडेंस की वजह से जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि सोसाइटी से हट जाता है कि उसको बस ये होता है कि मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे उसके लिए उसको चोरी करनी पड़े, खून करना पड़े, वो उन चीज़ों से भी पीछे नहीं हटता। अब है कि ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट आपको मैंने बता दिया कि इसकी वजह से जो व्यक्ति है उसका रैकलेस बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर बहुत अटपटा सा हो जाता है। वेंडलिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी, वो इधर उधर घूमने लग जाता है। वायलेंस, बात बात पे उसको गुस्सा आएगा, वो मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स ले लेते हैं तो उसकी वजह से कोमा या डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोज को कई बार हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से सांस भी रुक सकती है, हार्ट भी रुक सकता है, या दिमाग जो है उसकी नस फट सकती है। या कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स मिक्स करके ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी ओवरडोज होने से डेथ हो सकती है। और इसके अलावा ये तो थे जिसमें मतलब बिल्कुल जान को खतरा है। इसके अलावा क्या देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो धीरे धीरे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो स्कूल कॉलेज से एब्सेंट रहने लग जाएगा, वो अपनी साफ सफाई में ध्यान नहीं देगा। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास अगर कोई शराबी है तो वो मतलब बिखरे बिखरे से रहते हैं उनके बाल, वो अपने आप को तैयार करके नहीं रखते। आइसोलेशन, वो सारी दुनिया से कटने लग जाएगा, डिप्रेशन, परेशान रहने लग जाएगा, थका थका रहने लग जाएगा, बात बात में उसको एग्रेशन, गुस्सा आएगा, रिबेलियस मतलब कि हर किसी को वो अपना दुश्मन समझेगा, हर किसी से वो लड़ेगा। डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लड़के उनके साथ रिलेशनशिप खराब कर लेगा। जो उसकी जनरली हॉबीज होती थी वो सारी हॉबीज खत्म हो जाएंगी, उसका खाने पीने का जो तरीका था वो खत्म हो जाएगा, वेट कम होने लग जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर हम देखी जा सकती हैं। और कई बार अगर उसको प्रॉपर मनी ना मिले तो वो चोरी भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है। मतलब उसको ये हो जाएगा कि बस मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहे उसके लिए उसको अपना फ्रेंड्स, फैमिली सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। इसके अलावा जो पेशेंट्स इंट्रावेनियसली मतलब नसों के अंदर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स को लेते हैं, उनके अंदर एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको एसटीडी में बताया था कि ये बीमारियां इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ करने से होती हैं। तो जब कोई पेशेंट एडिक्ट होता है तो उसके अंदर इतनी तो अक्ल नहीं होती या इतना वो जो है केयरफुल नहीं रहता कि वो हर बार साफ नीडल यूज़ करे, उसको जो मिल जाता है वो उसी से ले लेता है। इसके अलावा जो वायरसेस हैं उनको स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, और चाहे वो एड्स हो या चाहे वो हेपेटाइटिस हो, दोनों ही वायरल इन्फेक्शन हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन है जो पूरी लाइफ चलते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टिव ब्लड के थ्रू फिर वो आगे दूसरे को भी बीमारी जाती है। सपोज किसी का हस्बैंड है और वो इस तरह से यूज़ करके लाता है और उससे फिर उसकी वाइफ को या उसके पार्टनर को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो एडोलिसेंस के दौरान जो अल्कोहल का यूज़ अगर कोई पर्सन करता है तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है जब वो बच्चा था तो उसने थोड़ी बहुत मात्रा में लिया हो, लेकिन जब तक वो एडल्ट बनेगा तो उसको बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग की आदत हो पाएगी, और लगातार ड्रग्स और अल्कोहल लेने की वजह से, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से उसका नर्वस सिस्टम, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, सिरोसिस उसको डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और तो उसके वोम की भी डेथ हो सकती है, या उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट हो सकता है। या जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेली तो उनकी मसल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या होगा उनमें भी एग्रेशन बढ़ जाएगा। और साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि कई बार जो लेडीज़ हैं, अगर कोई फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स को इंजेक्शंस के थ्रू लेती है, तो उसमें मैस्कुलिनाइजेशन मतलब मेल जैसे करैक्टर आ जाते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, बात बात पे उसका मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन में हो जाएगी, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उसकी फेस और बॉडी पे बाल आने लग जाएंगे, क्लिटोरिस जो है उसका साइज बढ़ जाएगा, उसकी वॉइस भारी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेल्स ऐसे इंजेक्शन लेते हैं तो उनके अंदर एक्ने मतलब दाने वगैरह आने लग जाएंगे, एग्रेशन बढ़ जाएगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, उनके टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है, किडनी और लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट आनी शुरू हो सकती है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस मतलब गंजापन हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकता है। तो मतलब क्या होता है, अगर हम उस चीज़ का लगातार यूज़ करते रहते हैं तो हो सकता है उस टाइम आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना दिखें, लेकिन बाद में उसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। मतलब वो आगे आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि वो कभी फादर या मदर ना बन पाए, मतलब उनकी फर्टिलिटी पर भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अब है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कोई ड्रग्स लेने लग जाए उसके बाद उसका इलाज करें, उससे बेटर ये है कि पहले ही हम इस चीज़ को रोक दें। तो इसके लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम बच्चों को पालते हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और टीचर्स ही यहाँ पे मेन रोल प्ले कर सकते हैं। या सेकंड नंबर पे आता है कि जो उनका फ्रेंड सर्कल है, अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो भी इसमें हेल्प कर सकता है। तो पेरेंटिंग के अंदर ही अगर हम हाई लेवल ऑफ नर्चुरेंस की मतलब अच्छे से पालन पोषण करने के साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रखें तो उससे हम बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। ये भी ना हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ प्यार प्यार ही करते जाएं, उनकी हर बात मानते जाएं, और ये भी ना हो कि वो अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहें कि उनके बच्चे अपनी कोई प्रॉब्लम भी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने से पहले सोचें। मतलब पेरेंट्स को यहाँ पे दोनों तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, एक फ्रेंड का भी और एक पेरेंट का भी, ताकि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे आके शेयर करें, ना कि इन ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हर एक बच्चे की अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी है, हमें बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए कि तेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो तू भी ये करे। मतलब जितनी उसकी लिमिट है उसको उतना ही रखना चाहिए, ये ना हो कि उसकी लिमिट से ज़्यादा उसको प्रेशर दे के उस चीज़ की तरफ धकेला जाए। सपोज़ कोई बच्चा है, उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको आर्ट्स में ही जाने देना चाहिए। ये ना हो कि उसको ज़बरदस्ती साइंस की फील्ड दिला दी जाए और उस पर प्रेशर दिया जाए कि तुझे आईआईटी क्लियर करना है या मेडिकल क्लियर करना है। ये मतलब उसके फ्रेंड्स को देख के कंपैरिजन नहीं करना। सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग का मतलब यही है कि उसको समझाना कि आपके साथ जो ये प्रॉब्लम्स और ये स्ट्रेस हो रहे हैं कोई नई नहीं है, और अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको उससे अपनी जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म नहीं करना। अपनी एनर्जी, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो जिस भी चीज़ में अच्छे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स है, रीडिंग है, म्यूज़िक है, योगा है, आप उस तरफ भी जा सकते हो। तीसरा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, कि अगर किसी टीचर को, किसी को कहीं को पता लगता है तो उनको पेरेंट्स और पीयर्स से हेल्प लेनी चाहिए। इवन जो बच्चा है उसको भी अपने क्लोज में जो अपने पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जिस टीचर को वो अपना वेल विशर मानते हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मतलब और जो पेरेंट्स या पीयर्स उसकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें भी बच्चे को डांटने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अगर कोई पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनको अपने बच्चे में कोई डेंजर साइन तो नहीं दिख रहा। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे के अंदर कोई बदलाव आ रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था अब वो ऐसा कर रहा है, तो उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इस बात को उस बच्चे के पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए या पेरेंट्स को ये बात उनके टीचर को बतानी चाहिए, ताकि दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके, रीज़न फाइंड आउट करके उसको ख़त्म कर सकें।
सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, अगर मान लो फ्रेंड्स से, टीचर से, पेरेंट्स से, किसी की भी हेल्प से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि वहाँ पर हम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो उनके हेल्प से मतलब उनको छुड़वा सकते हैं। बट कोई भी चीज़ है, ये सारे काम तभी हो पाएंगे अगर वो पर्सन खुद उस चीज़ को छोड़ना चाहिए, मतलब उसकी अपनी विल पावर होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उसकी ये चीज़ें छुड़वाना चाहें और वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाए, या वो इतना ज़्यादा रिबेलियस हो गया कि वो बात बात पे मारने पे आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उसको प्रॉपरली गाइड करना और उसके अंदर ये विल पावर जगानी कि वो ठीक हो सकता है, वो अच्छा है। अगर हम उसको बार बार क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसे ये लगे कि मैं किसी के काम का नहीं हूँ और वो अपने सुसाइड करने का अटेम्प्ट करे। तो ये चीज़ उसके मन में नहीं आने देनी चाहिए। बात बात पे उसको मोटिवेट करें, उसे समझाएं, तभी वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जी पाएगा।